आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में। एक हदीस में आता है कि इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज़ हाफ ऑफ ऑल नॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इनहेरिटेंस सही तरीके से आए और पूरा आए तो इसका मतलब है हमें हाफ ऑफ नॉलेज पूरा आएगा। अब इनहेरिटेंस को अगर जनरली हम देखें तो ये एक फ़ाइनेंशियल टर्म है, जिसका मतलब ये है कि जो डील करता है एसेट्स के बारे में। किसके एसेट्स के बारे में? जब एक बंदे की मौत हो जाती है तो उसके एसेट्स के साथ क्या किया जाए उनके साथ डील करती है। और इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की एक फ़ील्ड है जो मीरास यानी इनहेरिटेंस के साथ डील करती है। टेक्निकली इसको इल्मुल फ़ुरूज़ भी कहा जाता है, यानी साइंस ऑफ ऑर्डेन्ड कोटास। अब जब एक शख्स मर जाता है तो वो पीछे दौलत छोड़ जाता है। उसके दौलत में उसका घर भी शुमार है, उसकी गाड़ी, उसके ज़ेवरात और जितने भी और भी कीमती कोई भी कीमती सामान हुए तो वो सारे उसके वेल्थ में शामिल है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तो इन सारी चीज़ों को किसको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मौजूद हैं। अब सबसे पहले जब एक शख्स मर जाता है तो 4 मेन चीज़ें होती हैं। पहले तो उसके फ्यूनरल के चार्जेस अदा किए जाते हैं, फिर डेब्ट, फिर बेक्वेस्ट और फिर लीगल एयर्स के दरमियान उसके जायदाद को तकसीम किया जाता है। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने 10,000 रुपये छोड़ी है या उसकी एसेट्स 10,000 हैं, तो 2,000 उसके फ्यूनरल के चार्जेस हो गए, लेट्स सपोज़ 3,000 किसी से कर्ज़ा उसने लिया था वो हो गए, और 1,000 जो है वो बिक्वेस्ट हो गए, क्योंकि इस इस्लामिक लॉ में लिमिटेशन है कि बिक्वेस्ट 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी वो शख्स जो है 1/3 के अंदर कर सकता है बिक्वेस्ट, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी कि इसी एग्ज़ाम्पल को अगर देखें तो वो 5,000 जो है वो पैसे किसी को नहीं दे सकता, लेकिन 1,000 तक वो बिक्वेस्ट कर सकता है। तो 1,000 फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बिक्वेस्ट कर दी, तो बाकी इनको माइनस करने से हमारे पास रह जाती हैं 4,000। तो ये 4,000 लीगल एड्स के दरमियान तकसीम होंगे। अब सवाल ये उठता है कि लीगल एड्स कौन होंगे। तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले होते हैं शेरर, जिनको ज़ुल फ़ुरूज़ भी कहा जाता है, जिनके शेयर फ़िक्स्ड कुरान में मेंशन होते हैं। फिर रेजिडरी आते हैं, यानी शेरर से जो बच जाता है प्रॉपर्टी वो रेजिडरी को दिया जाता है। और थर्ड कैटेगरी होती है डिस्टिंक्ट किंडर की, यानी ये वो लोग होते हैं जो शेरर और रेजिडरी की गैर मौजूदगी में इनको हिस्सा मिल जाता है। अब हम शेरर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शेरर को डिस्कस करने से पहले हमें एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक फैमिली ट्री को समझना होगा, ताकि आसानी से फिर हम शेरर को भी समझ सके। अब अगर इस फैमिली ट्री को अगर हम देखें तो ये अली की फैमिली ट्री है। इसमें ये सबसे पहले इसकी बीवी है, ये अली ख़ुद हैं। अब ये इसके वालिदैन अब्बू और अम्मी, फिर अब्बू के साइड पे इसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, फिर अम्मी के साइड पे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। फिर हम एक सपोज़ ले लेते हैं कि उसकी अम्मी के भाई बहन भी थे, तो ये उसकी अंकल आंटी हो गए, और फिर ये उनके बच्चे हो गए, यानी कि उसकी अम्मी के भाई के बेटे और अम्मी की बहन के बेटे। अब दूसरी साइड अब्बू के साइड पे भी हम यही लेते हैं कि उसका एक भाई था और एक बहन थी, और फिर उनके बच्चे थे। इसके अलावा अली के भी सिबलिंग्स हैं, यानी उसके भी अपने भाई और अपनी बहन भी है, और फिर आगे जाके उसका अपना बेटा और एक बेटी है, और फिर उस बेटे के बच्चे और फिर उस बेटी के बच्चे भी हैं। तो ये एक फैमिली ट्री हमारे पास बन गई। अब इस फैमिली ट्री में कौन शेरर होंगे, कौन रेजिडरी होंगे और कौन किंडर डिस्टेंट किंडर्ड होंगे। तो जिन जिन में रेड स्ट्रिप्स अभी आते जा रहे हैं तो ये सारे शेरर्स होंगे। जिन पे ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं या ब्लैक स्क्वायर्स आ रहे हैं तो ये सारे हमारे पास रेजिडरी होंगे, और बाकी जो जितने भी बाकी मांदा रह गए हैं तो ये डिस्टेंट किंडर्ड होंगे। ये याद रहे कि रेजिडरी आगे जाके हम ये पढ़ेंगे भी कि सिचुएशन में अपने साथ शेरर को मिलाती है, इसीलिए मैंने शेरर के रेड के ऊपर ब्लैक डॉट इसीलिए लगाए हैं कि बाज़ी टाइम जो रेजिडरी होता है वो अपने साथ एक शेरर को भी रेजिडरी के कैटेगरी में लाता है, जिस तरह भाई बहन को लाता है, वो वाला केस। तो जनरली आप यही समझे कि जो जो रेड में हैं वो सारे शेरर्स हैं, जो ब्लैक स्क्वायर्स में हैं वो रेजिडरी हैं, और जो सारे बाकी रह जाते हैं तो वो हमारे पास डिस्टेंट किंडर्ड हैं। अब हम क्या करेंगे कि हर एक शेरर को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ताकि डिटेल में और भी ज़्यादा से समझ आ सके। तो सबसे पहला शेरर हम लेते हैं फ़ादर को। फ़ादर के शेयर को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका अपना स्पेसिफाइड शेयर है, और वो स्पेसिफाइड शेयर है 1/6।
अब हम फ़ादर के शेयर को 3 सिनारियो में डिस्कस करेंगे। पहला सिनारियो ये है कि इसको सन के साथ करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि एक फ़ादर हमारे पास है और एक सन है। फ़ादर का शेयर हमें पता है कि 1/6 है और सन जो है वो रेजिडुअरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पाई लेते हैं और इसकी मदद से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो ये एक पाई है, इसके 6 टुकड़े हैं, तो इसमें से कितना फ़ादर को जाएगा और कितना सन को जाएगा ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1/6 ऑफ 6 कितना होता है। इसके लिए हम ये करेंगे कि 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म यानी इसको काटेंगे। 6 1 is 6, 6 1 is 6। तो इसका मतलब है कि फ़ादर को 1 शेयर मिलेगा और सन को कितना मिलेगा। सन वैसे भी रेजिडुअरी है, तो जितना बचेगा वो सारा सन के पास जाएगा। तो फ़ादर के लिए एक पीस, बाकी जितने रह गए वो सन के, यानी 5 पीसेस सन को मिलेंगे और 1 पीस जो है वो फ़ादर को मिलेगा। अब हम सिनारियो 2 को डिस्कस करते हैं। अब सिनारियो 2 में हमारे पास ये है कि एक फ़ादर है और फिर सन्स डॉटर है। इसकी जगह आप डॉटर भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का इक्वली स्टैंडिंग आ रहा है। तो फ़ादर का शेयर हमें पता है कि 1/6 है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ डॉटर या सन्स डॉटर उसको रेजिडुअरी यानी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी से भी कुछ हिस्सा मिलता है। तो इसके हिसाब से फ़ादर का शेयर क्या हुआ कि 1/6 प्लस रेजिडुअरी, और सन्स डॉटर का शेयर कितना है 1/2। तो फिर से एक पाई लेते हैं, 6 हिस्सों में इसको तकसीम कर देते हैं। तो इसमें से कितना हिस्सा फ़ादर को जाएगा, कितना हिस्सा सन्स डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर को जाएगा। तो इसके लिए अगेन मैथ्स अप्लाई करते हैं। फ़ादर के शेयर को 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो एक फ़ादर का शेयर यानी 1 इज़ फ़ादर शेयर, और फिर रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी भी से मिलेगी। तो ये अभी साइड पे कर देते हैं। अब हम आते हैं डॉटर की तरफ। तो डॉटर के शेयर को भी उसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे उस टोटल जो शेयर्स थे उनके साथ, टोटल जो पीसेस थे उनके साथ। सो 2 1 is 2, 2 3 are 6, तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 3। तो डॉटर को, सन्स के डॉटर को कितने शेयर मिले, 3 शेयर्स मिले। तो अब पाई को अगेन कलर करके देखेंगे तो 3 हिस्से जो होंगे, 3 टुकड़े जो होंगे वो बेटी को मिल गए, ग्रैंड डॉटर को मिल गए, और जो एक हिस्सा था वो फादर को मिल गया। लेकिन इसमें ये बात भी है कि जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो भी फादर को ही जाएगी। तो जो 2 हिस्से रह जाते हैं तो वो भी फादर के पास चले जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिनारियो 3। सिनारियो 3 में हमारे पास क्या है कि फादर है, मदर है, लेकिन कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो इस नतीजे में मदर का शेयर 1/6 होगा और फादर रेजिडुअरी होगी। तो फिर अगेन पाई को 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्से फादर को जाएंगे, कितने हिस्से मदर को जाएंगे। मदर का शेयर निकाल देते हैं इससे, तो 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टोटल नंबर के साथ। तो 6 1 is 6, 6 1 is 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अगेन 1। तो मदर का शेयर हुआ 1 और जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सारी जाएगी फादर को। तो 6 - 1 is 5, तो फादर को जाएंगे 5 हिस्से, यानी 5 जो हमने पीसेस किए थे उनके 5 हिस्से फादर को जाएंगे और 1 हिस्सा जो है वो मदर को जाएगा। ये थे फादर के 3 सिनारियोस। अगली वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रैंड फादर को, और इसी तरह हर एक शेयर को एक एक करके डिटेल में